हेलो सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सभी? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपको बता दूं मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ। आज जो हम वीडियो लेके आए हैं ये आपकी है सीए फाउंडेशन यूनिट नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, यूनिट नंबर 2। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन। उसमें सबसे पहली कॉन्सेप्ट है आपकी पेज नंबर 1.23 पे। सबसे पहली कॉन्सेप्ट क्या है आपकी? एंटिटी कॉन्सेप्ट। कौन सी कॉन्सेप्ट जी? एंटिटी कॉन्सेप्ट। कुछ इसको सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। इसको समझने की कोशिश करें और इसका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक व्यक्ति है राम, ठीक है सर। इस राम ने 1 लाख रुपया कैश लगाया कैपिटल के रूप में और इसने बिजनेस क्या कर दिया जी? स्टार्ट। ठीक है सर। अब हम सबसे पहले क्या एंट्री करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट। हाँ जी सर। टू कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल जी बिल्कुल, ये बेसिक एंट्री हमने कर दी। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए से? 1 लाख रुपए से। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस कैश से फिर मैं गुड्स लेकर आऊंगा। हाँ सर, इस कैश से हम फिक्स एसेट लेकर आएंगे, फिर इन गुड्स को सेल करेंगे। सेल करने से या तो कैश आ जाएगा या बीआर आ जाएगा या फिर क्या आ जाएगा? डेटर्स। हाँ सर, ठीक बात है। और ये जो हम गुड्स परचेज करके लाएंगे, अगर कैश परचेज करेंगे तो कैश चला जाएगा। हाँ सर। या फिर हम बिल्स पेबल दे देंगे या फिर हमारे क्रेडिटर्स आ जाएंगे। ऐसे हमारा बिजनेस चलता रहेगा, चलता रहेगा और चलता रहेगा। जब एंड में हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये वाली जो कैपिटल है ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखेगी। हाँ सर, सही बात है। बैलेंस शीट की कौन सी साइड में दिखेगी? लायबिलिटी साइड में। अब यहां पर एक छोटी सी समस्या है, वो देखें जरा ध्यान से। पैसे किसके? राम के। बिजनेस किसका? राम का। बैलेंस शीट किसकी? राम की। और लायबिलिटी भी किसकी? राम की। ये कैसे हो गया? राम ही के पैसे राम ही के बिजनेस में और राम की ही क्या होगी? लायबिलिटी। यहां पर मैंने एक वर्ड गलत बोला है। ये बैलेंस शीट राम की नहीं है, ये बैलेंस शीट किसकी है? बिजनेस की। अच्छा सर, पैसा भले ही राम का है लेकिन ये बैलेंस शीट राम की नहीं है। बैलेंस शीट किसकी है जी? बिजनेस की। अब ध्यान से देखिए बिजनेस क्या कहता है। बिजनेस कहता है भाई देखो, मेरे को चलाना है तो पैसा चाहिए, कैश चाहिए। मैंने कहा ठीक है। अगर ये कैश ओनर दे देगा, अगर ये कैश कौन दे देगा? ओनर, तो हम उसको कैपिटल बोल देंगे। ठीक है सर। और ये कैश ओनर की जगह आउटसाइडर दे दें, बाहर वाले व्यक्ति दे देंगे तो उसको क्या बोल देंगे? लोन। अब आप बिजनेस सोल ट्रेड में कर रहे हो, पार्टनरशिप में कर रहे हो, कंपनी बना के कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सोल ट्रेड का बिजनेस है तो इसको कैपिटल बोला जाता है। अगर पार्टनरशिप का बिजनेस है तो इसको क्या बोला जाएगा? बताओ। पार्टनर्स कैपिटल। ठीक बात है सर। और अगर मैं कंपनी बना के काम कर रहा हूं तो इस कैपिटल को क्या बोला जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल। और अगर मैं कंपनी बना के काम कर रहा हूं तो लोन के साथ साथ डिवेंचर भी आ जाएंगे। कंपनी नहीं बना रहे तो खाली लोन होगा, कंपनी होगी तो डिवेंचर भी इश्यू कर पाएगी। जैसे ये बाहर वालों ने जो पैसा दिया है बिजनेस को, वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, ऐसे ही बिजनेस के ओनर ने जब बिजनेस को पैसा दिया तो बिजनेस के लिए क्या है? ये लायबिलिटी। तो अगर आपसे कोई पूछे भैया हम बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में कैपिटल को क्यों दिखाते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? सेपरेट लीगल एंटिटी, और इन शॉर्ट यू कैन से एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये हमारी फर्स्ट कॉन्सेप्ट होगी जी। ओवर। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बात कहती है? ये कहती है कि भैया जिस ट्रांजेक्शन को हम मनी के रूप में काउंट कर सकते हैं उसी को हम बुक्स में, उसी को हम अकाउंट्स में दिखा सकते हैं। अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है, अगर कोई ऐसी घटना है, अगर कोई ऐसा इवेंट है जिसको मनी के रूप में काउंट नहीं कर सकते, उसको हम बुक्स में भी शो नहीं कर सकते। अच्छा जी। तो ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट मेरे अकाउंट्स की लिमिटेशन है। मैं एग्जांपल बताता हूं आपको। एक बिजनेस है, ठीक है सर। इस बिजनेस के अंदर एक है मैनेजर। इस मैनेजर की सैलरी है 30,000 पर मंथ। ठीक है सर। एक दिन इस बिजनेस के ओनर और मैनेजर के बीच में झगड़ा हो गया, तो मैं होगी। तो इस मैनेजर ने ठान लिया कि भैया मैं ये बिजनेस छोड़ के जाऊंगा, ये जॉब छोड़ के जाऊंगा। क्या ये उसी दिन जॉब छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। ये अपने सारे दोस्तों को, रिश्तेदारों को कह देगा कि भैया मेरे लिए नई जॉब ढूंढ लो, जब तक मैं यहां काम कर रहा हूं, जब तक नई जॉब नहीं मिलती। तो मान लीजिए इसको 2 महीने तक बाद नई जॉब मिल गई, तो क्या 2 महीने तक इसने इसी बिजनेस में काम किया है? जी हाँ। मुझे सोच के बताओ, 100% एफिशिएंसी से, ईमानदारी से काम करेगा या टाइम पास के हिसाब से काम करेगा? सर टाइम पास के हिसाब से काम करेगा। तो इस 2 महीने तक बिजनेस को क्या लॉस हुआ है? जी हाँ हुआ है। क्या आप कितने रुपए का लॉस हुआ है, क्या उसको रुपीज में कोई भी काउंट कर सकते हैं? आंसर इज नो। तो इस चीज को हम बिजनेस में नहीं दिखा सकते, हालांकि इसकी वजह से बिजनेस में फर्क पड़ा होगा। ये तो मैंने आपको नेगेटिव इंपैक्ट दिखाया है, एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी दिखाता हूं। एक बिजनेस है, ठीक है जी।
इस बिजनेस का ओनर है फॉर एग्जांपल राम, इसका एक भतीजा है, इसका भतीजा, इसका नाम रख देते हैं जी श्याम। अब राम ने अपने भतीजे को कहा कि मैं तुम्हारे को अपने बिजनेस में क्या बना देता हूं, मैनेजर, और आपकी सैलरी कितनी है, 30,000 रुपये पर मंथ, और अगर आप 3 साल तक मन लगा के काम करोगे तो 3 साल बाद श्याम मैं तुझे क्या बना लूंगा बिजनेस के अंदर, पार्टनर। अब बताएं 3 साल तक ये श्याम अपने चाचा के बिजनेस में 100% एफिशिएंसी से काम करेगा या पूरा जी जान लगा देगा? सर 100% से भी ज्यादा एफिशिएंसी से काम करेगा। ये 30,000 सैलरी ले रहा है और 30,000 से ज्यादा का क्या कर देगा काम। क्या इससे बिजनेस को बेनिफिट होगा? आंसर यस। कितने रुपए का बेनिफिट होगा? क्या उसको रुपीज में काउंट कर सकते हैं? नो। तो इस चीज को हम बिजनेस के अंदर नहीं दिखा सकते, बुक्स के अंदर नहीं दिखा सकते, अकाउंट्स के अंदर नहीं दिखा सकते। ठीक है जी, पॉइंट नंबर आ जाए 3 पे। पॉइंट नंबर 3 क्या कहते हैं? पीरियड, PEROIDICITY कॉन्सेप्ट, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। ये क्या कहती है जी? हम अपने अकाउंट्स बनाते हैं 12 महीने के लिए, और यू कैन से दैट 1 साल के लिए। हाँ सर सही बात है, हम अपने अकाउंट्स 12 महीने के लिए बनाते हैं या 1 साल के लिए बनाते हैं। अब पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट ये कहती है कि कितने पीरियड के लिए मैं अकाउंट्स बनाने चाहिए, तो आंसर क्या है? 1 साल के लिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भैया अगर हम 6 महीने के लिए अकाउंट्स बनाएं या 2 साल के लिए अकाउंट्स बनाएं तो प्रॉब्लम क्या होगी? देखिए क्या क्या प्रॉब्लम होगी। अगर हम 6 मंथ्स के लिए अकाउंट्स बनाएंगे तो अकाउंट्स बनाने की कॉस्ट वो ज्यादा हो जाएगी, किससे? अकाउंट्स बनाने के बेनिफिट से। इसलिए हम अकाउंट 6-6 महीने के नहीं बनाते। और अगर हम 2-2 साल बाद अकाउंट्स बनाते हैं तो हमारी ड्रॉबैक, हमारे बिजनेस की ड्रॉबैक, हमारी कमियां हमें कब पता चलेंगी? 2 साल के बाद। 2 साल के बाद अगर हम कमियों को दूर करने के लिए डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन इफेक्टिव नहीं होगा, वो डिसीजन क्या हो जाएगा? यूजलेस। तो 2 साल का जो पीरियड है वो बहुत ज्यादा हो जाता है और 6 महीने का पीरियड जो है ना वो बहुत क्या हो जाता है? कम। इसीलिए हम 12 महीने के लिए, और यू कैन से दैट इसीलिए हम 1 साल के लिए क्या बनाते हैं? अकाउंट्स। अगर हम 1 साल के लिए अकाउंट्स बनाते हैं तो ये पीरियड ना तो बहुत कम है ना बहुत ज्यादा है, सीजनल फ्लक्चुएशन नलीफाई हो जाती है। देखिए मैंने क्या बोला? सीजनल फ्लक्चुएशन क्या हो जाती है जी? नलीफाई हो जाती हैं, और बेटर कंपैरिजन हो पाता है। इसलिए हम 1 साल के क्या बनाते हैं? अकाउंट्स। अगर आपसे कोई पूछे कि हम 1 साल के अकाउंट्स क्यों बनाते हैं तो आप बताओगे अकॉर्डिंग टू पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। फिर वो पूछेगा क्यों बनाते हैं तो ये फायदे गिनवा देना कि भैया 1 साल के अंदर सीजनल फ्लक्चुएशन नलीफाई हो जाती है, ना बहुत कम समय ना बहुत ज्यादा समय है, अकाउंट्स बनाने की जो कॉस्ट है ना वो कम होती है, किससे? बेनिफिट से। सारी चीजें फेवर में होती हैं, इसलिए हम 1 साल के अकाउंट्स बनाते हैं, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। नेक्स्ट है जी आपकी 4th अक्रूवल कॉन्सेप्ट। कौन सी कॉन्सेप्ट जी? अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अब अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहती है? ये मेरा अकाउंटिंग ईयर है। हाँ सर, जिस 1 साल के लिए हम अकाउंट्स बना रहे हैं उसको क्या बोला मैंने? अकाउंटिंग ईयर। इस अकाउंटिंग ईयर में जितने भी एक्सपेंडिचर हैं उन सबको मैं बुक्स में शो करूंगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने वो पे करे हैं या मैंने वो पे नहीं करे। और इस पीरियड में जितनी भी इनकम्स है मेरी, वो इनकम्स मैं अपनी बुक में शो करूंगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझे रिसीव्ड हुई है कैश में या मुझे रिसीव्ड नहीं हुई कैश में। अच्छा, मतलब वो एक्सपेंडिचर जिनकी आप पेमेंट नहीं कर पाओगे इस साल में तो उसको क्या बोला जाएगा? आउटस्टैंडिंग। और जिसकी आप एडवांस में पेमेंट कर दोगे उसको क्या बोला जाएगा? प्रीपेड। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट ये कहते हैं कि इस साल में जो चीज अक्रू होगी ना वो आपको लिखनी है, बात खत्म। कैश इज नॉट ए मैटर, कैश पे आपने ध्यान नहीं देना। अगर मैं इस पीरियड के अंदर कैश खर्चों की पेमेंट ही दिखाऊं और कैश रिसिप्ट ही इनकम के रूप में दिखाऊं तो इसका मतलब मैं कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहा हूं। ठीक है जी, इसकी चर्चा हम करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। और ये कौन सा सिस्टम है जी? अक्रूवल कॉन्सेप्ट। मुझे उम्मीद है अक्रूवल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन क्या आएगा कि आउटस्टैंडिंग को खर्चा क्यों दिखाते हैं? ड्यू टू अक्रूवल कॉन्सेप्ट। प्रीपेड को खर्चे में से माइनस क्यों करते हैं? ड्यू टू अक्रूवल कॉन्सेप्ट। पॉइंट नंबर 5, कॉन्सेप्ट नंबर 5 इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहती है कि 3 चीजों को मैच करो, इनकम को और एक्सपेंडिचर को। इनकम और एक्सपेंडिचर की 3 चीजें मुझे क्या करनी है? मैच। ठीक है जी, कौन कौन सी? पहली देखें, जिस पीरियड की इनकम है उसमें से उसी पीरियड के एक्सपेंडिचर आपको क्या करने चाहिए? मैच। अच्छा, अगर मैं 1 साल के इनकम ले रहा हूं तो मुझे खर्चे भी कितने साल के लेने चाहिए? 1 साल के। मैं जिस नेचर की इनकम ले रहा हूं उसमें से उसी नेचर के क्या लेने चाहिए मेरे को? एक्सपेंडिचर। मतलब रिवेन्यू इनकम में से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मैच करे जाएंगे, और कैपिटल नेचर की अगर आपकी इनकम है तो उसमें से कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर क्या किए जाएंगे? मैच।
अच्छा सर, पहला कि हमने क्या बोला, जिस पीरियड की इनकम है उसमें से उसी पीरियड के एक्सपेंडिचर क्या करोगे, मैच। ठीक है जी। जिस नेचर की इनकम है, जिस नेचर की इनकम है उसमें से आप उसी नेचर के एक्सपेंडिचर क्या करोगे जी, मैच। फिर क्या कहता है, जितनी क्वांटिटी की आपकी इनकम है, जितनी क्वांटिटी की आपकी इनकम है उसमें से उतनी ही क्वांटिटी के एक्सपेंडिचर आप क्या करोगे जी, मैच। ये तीन चीजें बताई किसने, मैचिंग में सबने। जिस पीरियड की इनकम है उसमें से उस पीरियड के खर्चे मैच करने हैं, जिस नेचर की इनकम है उसमें से उसी नेचर के एक्सपेंडिचर मैच करने हैं, जितनी क्वांटिटी की इनकम है उसमें से उतनी ही क्वांटिटी के एक्सपेंडिचर क्या करने हैं, मैच। ये बात कौन बता रहा है हमारे को, मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब ध्यान से देखें क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ये हमने बनाया ट्रेडिंग अकाउंट, हाँ सर ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया हमने। मान लीजिए हमने इसी साल बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरा ओपनिंग स्टॉक बताएं कितना हो गया जी, जीरो। मान लीजिए हमने परचेज करी है 1000 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से, तो कितने रुपए हो गए, 10,000। और हमने सेल करी है 800 यूनिट 12 रुपए के हिसाब से, कितने रुपए होगी, 12×98 9,600। क्या मैं 9,600 में से 10,000 घटाकर लॉस दिखा दूं, जी नहीं। ये 800 क्वांटिटी की क्या है, इनकम, और ये खर्चे कितने के हैं जी, 1000 क्वांटिटी के। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा बाय क्लोजिंग स्टॉक 200 यूनिट का, और 10 रुपए के हिसाब से कितने रुपए हो गए, 2000। इसका टोटल करेंगे तो कितना आ गया, 11,600। ये वाले 11,600 यहाँ करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना बच गया, 1600 रुपए। मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। 800 यूनिट जो अपने 12 की बेची है, 10 की लाए थे, तो 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया, हाँ सर 800 यूनिट, हर एक यूनिट पे 2 रुपए का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 1600 रुपए। मैंने क्या करा, 1000 के एक्सपेंडिचर डेबिट करे, हाँ सर। 800 की इनकम क्रेडिट करी, हाँ सर। फिर 200 क्या एक्सपेंडिचर, मतलब जितने रुपए मेरे इस पे लगे हुए हैं कॉस्ट पे, हमने क्लोजिंग स्टॉक को वापस क्रेडिट कर दिया। 1000 की कॉस्ट डेबिट, 200 की कॉस्ट क्रेडिट। कॉस्ट कितने की बची, 800 की। इनकम कितने की बची, 800 की। तो 800 का क्या आ गया, प्रॉफिट। अगर आपसे कोई पूछे, ध्यान से सुन लेना, स्टॉक क्रेडिट क्यों करते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट। स्टॉक क्रेडिट क्यों करते हैं, आंसर क्या आएगा जी, मैचिंग कॉन्सेप्ट। अगर वो पूछ ले स्टॉक कितने रुपए से क्रेडिट करते हैं, तो बच्चे बच्चे को पता है कि कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस पर हम क्या करते हैं, क्रेडिट। ये बात कौन बोलता है, कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल। तो दो क्वेश्चन है जो आपको बड़े ध्यान से देखने हैं। पहला क्या, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट क्यों करते हैं, ड्यू टू मैचिंग कॉन्सेप्ट। कितने रुपए से क्रेडिट करते हैं, ड्यू टू कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल। ठीक है सर, पॉइंट नंबर 5 इज ओवर। पॉइंट नंबर 6 पे आ जाए। पॉइंट नंबर 6 है हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इतनी आसान कॉन्सेप्ट है ना, बस मैं क्या बताऊं। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहती है कि भैया, हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम जब क्या करते हैं, बिजनेस स्टार्ट, तो ये सोच के स्टार्ट करते हैं कि मेरा बिजनेस वेरी 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 लॉन्ग पीरियड तक चलेगा। अच्छा जी, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ने क्या कहा कि मेरा बिजनेस गोइंग रहेगा, चलता रहेगा वेरी 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 लॉन्ग पीरियड तक, और नियर फ्यूचर में मुझे इसको बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, ना मैं बंद करने के मूड में हूं, ना बंद करने की रिक्वायरमेंट है। अब इसका एग्जांपल देखें, मैंने एक एसेट परचेज करी और मेरे हिसाब से एसेट 10 साल चलेगी। ठीक है जी। अब अगर मैं ये सोचूं कि मेरा बिजनेस 6 साल चलेगा, तो मुझे इस एसेट पे 6 साल डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, हाँ सर। लेकिन मेरा बिजनेस तो वेरी 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 लॉन्ग पीरियड तक चलेगा, इनफाइनाइट पीरियड तक चलेगा, यानी कि 10 साल से बहुत ज्यादा चलेगा, और 10 साल के अंदर ये एसेट खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी, तो मुझे नहीं लेनी पड़ेगी। तो इस पे क्या लगाऊंगा मैं, डेप्रीशिएशन। तो अगर आपसे पूछे डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, ड्यू टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। यहां पर दो चीजें, दो क्वेश्चन बनते हैं। लगभग सारे बिजनेस गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, जितने भी बिजनेस हैं वो सब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, फॉलो। एक आता है आपका जॉइंट वेंचर, एक क्या आता है आपका जॉइंट वेंचर, और एक आपका आता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। लो में आपने पढ़ा होगा पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ठीक है जी। या एक आपने पढ़ा होगा पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स पीरियड। ये कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो गोइंग कंसर्न अजम्पशन को फॉलो नहीं करते। जो ऑर्गेनाइजेशन गोइंग कंसर्न अजम्पशन को फॉलो करते हैं वो स्टॉक यानी कि क्लोजिंग स्टॉक को दिखाते हैं कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवरेज लेस। लेकिन जो गोइंग, अच्छा मेरे को यहां लिखना चाहिए था,
जो गोइंग कंसर्न अजम्पशन को फॉलो करते हैं वो स्टॉक को कैसे दिखाते हैं, कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। लेकिन जो गोइंग कंसर्न अजम्पशन को फॉलो नहीं करते वो क्लोजिंग स्टॉक को एनआरवी पर दिखाते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर। तो ये थ्योरी का क्वेश्चन बनता है, अगर आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न अजम्पशन को फॉलो कर रहा है तो आप क्लोजिंग स्टॉक किस पे दिखाओगे, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। और अगर आप गोइंग कंसर्न अजम्पशन को फॉलो नहीं कर रहे, मतलब आप ज्वाइंट वेंचर हो, आप पर्टिकुलर पार्टनरशिप हो, पार्टनरशिप और फिक्स्ड हो, तो आप क्लोजिंग स्टॉक किस पर दिखाओगे, हम सर क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे। नेक्स्ट है जी पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8 मेरे को इकट्ठे कराने पड़ेंगे, ठीक है सर। पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है जी, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहती है कि जो हम एसेट दिखा रहे हैं बुक्स में उसको हमें उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाना चाहिए। किस पे दिखाना चाहिए जी, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, मतलब जितने रुपए में हमने एक्चुअल में परचेज की थी। और रिलाइजेबल कॉन्सेप्ट क्या कहती है कि भैया जो हमने एसेट परचेज करी है आज उसकी रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, आज उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, मुझे उसको मार्केट वैल्यू और यू कैन से दैट रियलाइजेबल वैल्यू पर दिखाना चाहिए। अब सिंपल सी बात है ना जी, अगर मैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करूंगा तो रियलाइजेशन को फॉलो नहीं कर पाऊंगा, और अगर मैं रियलाइजेशन को फॉलो करूंगा तो कॉस्ट को फॉलो नहीं कर पाऊंगा। एग्जांपल, मैं एक लैंड 2000 रुपए में खरीद के लाया, और ये लैंड मैंने आज से 10 साल पहले 2000 में खरीदी थी, और मैं अपनी बैलेंस शीट में भी आज ये लैंड 2000 रुपए की दिखा रहा हूं। इसका मतलब मैं लैंड किस पे दिखा रहा हूं, कॉस्ट पे। तो मैंने क्या चीज फॉलो करी है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट मैंने क्या करी है, फॉलो। लेकिन अगर आज की डेट में इसकी मार्केट वैल्यू 2000 वाली लैंड की मार्केट वैल्यू 1 लाख और 2000 है, और मैं बैलेंस शीट में इसको एनआरवी 1 लाख 2000 रुपए दिखा रहा हूं, तो मैं क्या चीज फॉलो कर रहा हूं, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। लेकिन जब मैं 2000 की जगह 1 लाख 2000 लिखूंगा तो एसेट कितने रुपए से इंक्रीज हो जाएंगी, 1 लाख रुपए से। तो लायबिलिटी भी 1 लाख से इंक्रीज करनी पड़ेगी, तभी बैलेंस शीट का टोटल क्या आएगा, इक्वल। और इस 1 लाख रुपए को पता है क्या बोला जाएगा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ऐसा प्रॉफिट जो अब तक रियलाइज नहीं हुआ फिर भी मुझे दिखाना पड़ रहा है। ठीक है जी, ये आपकी होगी कॉन्सेप्ट नंबर 7, कॉन्सेप्ट नंबर 8। अब आ जाए कॉन्सेप्ट नंबर 9 पे। कॉन्सेप्ट नंबर 9 क्या कहती है, ड्यूअल एस्पेक्ट। बताओ सर, ड्यूअल एस्पेक्ट तो में आती है कि जो भी ट्रांजैक्शन है, जो भी क्या है ट्रांजैक्शन, उसके कितने इंपैक्ट है जी, 2। पहला कौन सा इंपैक्ट है, डेबिट, और दूसरा कौन सा इंपैक्ट है, क्रेडिट। कोई भी ट्रांजैक्शन है, सेल की, परचेज की, किसी भी चीज की कोई भी ट्रांजैक्शन है, उसके 2 इंपैक्ट मिलेंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ये होती है ड्यूअल एस्पेक्ट। अगला पॉइंट है जी कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल। कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल क्या कहता है, फ्यूचर में, कहां पर जी, फ्यूचर में अगर आपको लॉस होने की उम्मीद है तो आप आज इसकी एंट्री कर देंगे, और अगर आपको फ्यूचर में प्रॉफिट होने की उम्मीद है तो आप इसकी आज कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। इस चीज को आप क्या कर दोगे, इग्नोर। मतलब अगर आपको लगता है फ्यूचर में लॉस हो सकता है तो आप आज उसकी एंट्री कर दोगे, और ये एंट्री करने के लिए आपको कौन परमिशन देता है, कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल। लेकिन अगर आपको फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है तो आप उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, जब एक्चुअल में प्रॉफिट हो जाएगा जब उसकी एंट्री करेंगे। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। मेरे डेटर थे और मुझे शक था कि वो मेरा पैसा मार के भाग जाएंगे। अभी वो भागे नहीं, मुझे शक है कि वो मेरा पैसा मार के भागेंगे, तो मैं इसकी एंट्री करूंगा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेटर्स। जितने भी प्रोविजंस बनाए जाते हैं वो किसकी वजह से बनाए जाते हैं, कंजर्वेटिज्म के प्रिंसिपल की वजह से। ये आपका हो गया क्वेश्चन, ठीक है जी। और ये पॉइंट नंबर कौन सा हो गया जी, सर पॉइंट नंबर हो गया हमारा 10। अगला पॉइंट है कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल। कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल क्या बताता है, अकाउंट्स बनाने की पॉलिसी, ठीक है सर, और अकाउंट्स बनाने के मेथड जो मैं एक बार फॉलो कर दूं लंबे समय तक उन्हीं पे रहूंगा, उसी पे कंसिस्टेंट रहूंगा, उन्हीं को फॉलो करता रहूंगा, उसमें बार बार चेंज नहीं करूंगा। और अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल फॉलो कर रहा हूं। मतलब
पहले अकाउंट्स बनाने की पॉलिसी और अकाउंट्स बनाने की मेथड की बात करते हैं। अकाउंट्स बनाने की पॉलिसी तो बड़ी सारी होती है, मेथड होते हैं 3। एक कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक अक्रूवल बेसिस जो भी हमने पढ़ा था, तीसरा एक और होता है हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड सिस्टम वाला क्या करता है, इनकम को कैश बेस पे लेता है, एक्सपेंडिचर को अक्रूवल बेस पे लेता है। तो हाइब्रिड है, दो गुला है, एक पॉइंट इसका लेता है, एक पॉइंट इसका लेता है। अनसाइंटिफिक, अनलॉजिकल है, पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में इसको कोई फॉलो नहीं करता था। अधिकतर या तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग या कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या करते हैं, फॉलो। कह रहे साहब आप 8 साल से बिजनेस कर रहे हो और 8 साल से आपने अक्रूवल कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रखा है, आज 9वां साल है, आपने 9वें साल में भी अक्रूवल कॉन्सेप्ट को फॉलो किया। इसका मतलब आपने कंसिस्टेंसी के प्रिंसिपल को फॉलो किया। लेकिन 9वें साल में अगर आप कैश बेस पे अकाउंट्स बनाने लग गए तो इसका मतलब आपने कंसिस्टेंसी के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया। आप 8 साल से अकाउंट्स बनाने की पॉलिसी में आए यार, जैसे डेप्रिसिएशन की पॉलिसी की डेप्रिसिएशन मुझे स्ट्रेट लाइन मेथड से लगानी चाहिए या डब्ल्यूडीवी से लगानी चाहिए। आप 8 साल से बिजनेस कर रहे हो और 8 साल से डेप्रिसिएशन को दिखा रहे हो स्ट्रेट लाइन मेथड से, आज 9वां साल है, आपने 9वें साल में भी स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाया है। इसका मतलब आपने कंसिस्टेंसी के प्रिंसिपल को फॉलो किया है। और अगर 9वें साल में आपने ये मेथड एसएलएम से बदल के डब्ल्यूडीवी कर दिया तो इसका मतलब आपने कंसिस्टेंसी के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया। ठीक है सर। सर एक बात बताओ, अगर मान लो हमारे से गलती से क्या हो जाए, गलती, तो कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल तो बोलेगा कि भैया इसी को फॉलो करते रहो। मैंने कहा तो हम कब कंसिस्टेंसी को ओवररूल करेंगे? 3 ऐसी सिचुएशन है जब आप कंसिस्टेंसी के प्रिंसिपल को क्या कर देंगे, ओवररूल। पहला, चेंज इन लॉ। अगर जहां पर आप अकाउंट्स बना रहे हो वहां उस देश के लॉ में क्या आ जाए चेंज, तो आपको लॉ के अकॉर्डिंग अपने अकाउंट्स बनाने का मेथड पॉलिसी चेंज करना पड़ेगा। दूसरा है चेंज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई चेंज आ जाए तो आपको नए अकाउंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाने पड़ेंगे, आप कंसिस्टेंस पुरानी चीजों पे नहीं रहेंगे। तीसरा है फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। अगर आपको लगता है कि आपने गलती से गलत पॉलिसी फॉलो कर दी तो जिस दिन आपको लगता है कि इससे बेटर पॉलिसी है तो आप उससे बेटर पॉलिसी को फॉलो कर सकते हो। कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल कहता है अकाउंट्स बनाने की पॉलिसी और मेथड जो मैंने एक बार फॉलो कर दी है लंबे समय तक उसको फॉलो करूंगा, और अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं कंसिस्टेंसी के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा हूं, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो कंसिस्टेंसी के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा। 3 ऐसी कंडीशन है जब मैं कंसिस्टेंसी को क्या कर दूंगा, ओवर रूल कर दूंगा, मैं उसको फॉलो नहीं करूंगा। लॉ में चेंज हो जाए, एएस में चेंज आ जाए और बेटर प्रेजेंटेशन। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। लास्ट पॉइंट है हमारे इस टॉपिक का, वो है हमारा पॉइंट नंबर शायद 12, मेडलिटी की कॉन्सेप्ट। ये मेडलिटी की कॉन्सेप्ट क्या कहती है कि जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो चीज क्या है जी, इंपॉर्टेंट, जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो चीज मटेरियल है, उसको आपको बुक्स में जरूर दिखाना है और छोटी मोटी चीजों को क्या कर सकते हैं, इग्नोर। एग्जाम्पल, मैं 10 रुपए की पेंसिल लेकर आया, ठीक है जी, मैं 50 रुपए का पेन लेकर आया। अब इस 50 रुपए के पेन को, 10 रुपए की पेंसिल को क्या मैं एसेट में दिखाऊंगा क्या? आंसर इज नो। अरे भाई अगर मैंने इसको एसेट में दिखा दिया तो फिर इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, 20 पंगे होंगे। मैं इस चीज को सीधा इग्नोर करते हुए स्टेशनरी में दिखा दूंगा और सीधा क्या लगा दूंगा, इसको एक्सपेंडिचर मान लूंगा। ये छोटी मोटी चीजें हैं, ये मेटेरियल चीजें नहीं है, इममेटेरियल हैं, ज्यादा रेलिवेंट नहीं है। मैं सिर्फ मेटेरियल चीजों को अपने अकाउंट्स में लगा दूंगा, इममेटेरियल चीजों को मैं ऐसे इग्नोर कर सकता हूं। सर फिर अगर हम इममेटेरियल चीजों को ऐसे इग्नोर करेंगे तो फिर तो गलत है। अरे मैंने कहा नहीं, हम बिजनेस किस लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए या अकाउंट्स बनाने के लिए? सर हम बिजनेस तो करते हैं अकाउंट्स बनाने की, पैसा कमाने के लिए। और अगर मैं ये पेन पेंसिल रबड़ शॉर्पनर को एसेट में दिखाता रहूं, उसको डेप्रिशिएट करता रहूं, तो भैया बिजनेस कब करूंगा, मेरा सारा ध्यान अकाउंट्स बनाने में हो जाएगा। अच्छा सर, इसीलिए हम छोटी मोटी चीजों को क्या कर देते हैं, इग्नोर। ये पॉइंट हो गई आपके खत्म। उसके बाद आता है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। क्या चीज आती है जी, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। ये है जी तीनों का नाम क्या है, GAC, कैश। ठीक है जी, बताएं जी से क्या है, गोइंग कंसर्न। हम पढ़ चुके, हाँ सर गोइंग कंसर्न पढ़ चुके। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट आपको याद है, हाँ सर, हम बिजनेस लंबे समय तक, इनफाइनाइट समय तक चलाएंगे। ए से है जी अक्रूवल कॉन्सेप्ट, ए से क्या है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट, और सी से क्या है जी, कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल। मुझे उम्मीद है ये सब आपको समझ में आ चुका है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, तो 3 है जी, गोइंग कंसर्न, अक्रूवल और कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल। उसके बाद आप बात करता है क्वालिटेटिव कैरेक्टर स्केच ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या चीज है जी, क्वालिटेटिव कैरेक्टर स्केच ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आप इसको पढ़ेंगे बुक के अंदर से तो बड़े सारे हैं, मैं लिख देता हूं फिर एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। पहला है अंडरस्टैंडेबिलिटी, दूसरा पॉइंट है आपका रेलिवेंस, तीसरा पॉइंट है आपका रियलाइबल,
चौथा पॉइंट आपका कंपेरेबल, पांचवा पॉइंट आपका मेटिलिटी, और छठा पॉइंट है आपका फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। सातवां पॉइंट समझाने का, दैट इज सबस्टांस ओवर फॉर्म। आठवां पॉइंट है आपका न्यूट्रल, न्यूट्रलिटी। नौवां पॉइंट आपका प्रूडेंस। नौवां पॉइंट कौन सा है जी आपका? प्रूडेंस। 10वां पॉइंट क्या आपका? फुल फेयर एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर, फुल फेयर एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर। और लास्ट पॉइंट आपका कंप्लीट, कंप्लीटनेस। अब अगर हम इन सब पॉइंटों को ध्यान से देखें, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर द क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स स्केच ऑफ अकाउंटिंग और यू कैन से दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आप क्या क्या आंसर देंगे? पहली बात, ये अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। भाई जैसे मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है वो ऐसी होनी चाहिए कि पढ़ने वाले को, देखने वाले को समझ में आ जाए। दूसरा क्या होना चाहिए? रेलिवेंट। रेलिवेंट मतलब उससे रिलेटेड होनी चाहिए। हाँ, यूनियन आप शना बातें मैंने लिख रखी हूँ, टू दी पॉइंट बात करी, बिजनेस रिलेटेड सारी चीजें मैंने उसके अंदर लिख रखी हूँ। अगली बात क्या है? रिलायबल। रिलायबल होनी चाहिए मतलब विश्वास वाली होनी चाहिए, झूठी या एस्टिमेशन से नहीं होनी चाहिए। अगले पॉइंट है कंपेरेबल। हम अपने अकाउंट्स ऐसे बनाएं कि वो कंपेयर हो सकें, किससे? अपनी फर्म के लास्ट ईयर के डेटा से और अपनी इंडस्ट्री के साथ हम क्या कर पाएं? कंपैरिजन कर पाएं। मेटिलिटी आपको पता ही है, सारी इंपॉर्टेंट बातें मेरे को अपने अकाउंट्स में शो करने क्या है? कंपलसरी। उसके बाद बात करता है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। अब मैं जो मैं अकाउंट्स बनाऊंगा वो जो चीज रिप्रेजेंट करेंगे वो विश्वास के लायक होनी चाहिए। दूसरी बात, अगली बात है न्यूट्रल होनी चाहिए। ना तो मैं ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, ना मैं डेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, ना मैं लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। न्यूट्रल रह के जब मैं अकाउंट्स एक्सप्लेन करूंगा तो न्यूट्रल रह के एक्सप्लेन करूंगा। प्रूडेंस का मतलब होता है समझदार, समझदारी से मुझे अकाउंट्स बनाने चाहिए, कंप्लीट बनाने चाहिए, फुल फेयर एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर होना चाहिए। बचा क्या? सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ये समझने का ये एग्जाम में आ सकता है 2 मार्क्स का। बताएं जी क्या लिखा हुआ है? ये सब्सटेंस, स्पेलिंग गलत होगी, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या कहता है? लीगल पोजीशन को साइड में रखो। मैंने कहा ठीक है, एक्चुअल पोजीशन को सामने ले आओ और जो एंट्री आपने करनी है वो एक्चुअल पोजीशन के हिसाब से करनी है। फिर से बताएं मैंने क्या बोला? लीगल पोजीशन को कहां रखो? साइड में। ठीक है जी, लीगल पोजीशन हमने साइड में रख ली, एक्चुअल पोजीशन को सामने ले और अकाउंट जो बनाएंगे वो एक्चुअल पोजीशन के हिसाब से बनाएंगे। एग्जाम्पल, ये बिजनेस है, ठीक है जी, ये बैंक है। बिजनेस को एक एसेट परचेज करनी है और ये एसेट परचेज करने के लिए बिजनेस के पास पैसे नहीं है। बैंक ने बिजनेस को क्या दे दिया? लोन, इस एसेट के अगेंस्ट। और ये एसेट बिजनेस के नाम नहीं, ये एसेट किसके नाम होगी? बैंक के नाम। मतलब फॉर एग्जांपल हमने एक ट्रक लिया और इस ट्रक का यूज बिजनेस में हो रहा है। इस ट्रक की रजिस्ट्री आरसी किसके नाम है? बैंक के नाम है। इसको यूज कौन कर रहा है? बिजनेस। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस ट्रक को यूज करने से इसकी जो वैल्यू घिसेगी, डेप्रिसिएशन लगेगी, तो डेप्रिसिएशन कौन चार्ज करेगा? बिजनेस चार्ज करेगा डेप्रिसिएशन या बैंक? आप जो जवाब दोगे वो गलत है। आप कहोगे सर बिजनेस डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, तो मैं क्या कहूंगा? ट्रक बिजनेस के नाम ही नहीं है तो बिजनेस कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेगा? आप कहोगे सर बैंक डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, मैं कहूंगा बैंक ट्रक को यूज ही नहीं कर रहा। बैंक के नाम है ट्रक और यूज कौन कर रहा है? बिजनेस। तो सब्सटेंस और फॉर्म ने हमें समझाया लीगल पोजीशन को साइड में रखो, ट्रक किसके नाम है उसको साइड में रखो। ट्रक किसके नाम है? बैंक के। मैं क्या इसको साइड में रख, एक्चुअल पोजीशन सामने लेकर आ। ट्रक को यूज कौन कर रहा है? बिजनेस। तो इस पे डेप्रिसिएशन कौन चार्ज करेगा? बिजनेस। दिस इज कॉल्ड सब्सटेंस ओवर फॉर्म। और इसके साथ ही आपका यूनिट नंबर 2 होता है कंप्लीट। ओके डियर्स, थैंक्स अ लॉट।